हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसआर एग्जाम 21। दोस्तों, कल हमने क्लास सेकंड हिस्ट्री का देखा था और उसमें कांग्रेस से पहले जो कुछ महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं बनाई गई जिन्होंने संगठित राजनीति करने का प्रयास किया, उनके बारे में पढ़ा था। और कल क्या पढ़ा था, आइए उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा था बॉम्बे एसोसिएशन। दोस्तों, बॉम्बे एसोसिएशन वो संस्था थी जिसका गठन 1852 में किया गया था और उसके जो संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी थे। फिर उसके बाद मैंने कहा 1 साल के अंदर अंदर बॉम्बे एसोसिएशन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में तब्दील हो गई और इसका गठन 1885 में, 1 साल के अंदर नहीं, 1885 में ये जो है बॉम्बे एसोसिएशन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में तब्दील हो गई। इसका नाम बदल गया, इसके उद्देश्य बदल गए और इससे जो जुड़ने वाले लोग थे उनकी संख्या भी बढ़ गई, जिसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक जैसे लोग जुड़े हुए थे। और उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा अस्तित्व में आई, जिसका गठन मैंने पढ़ा था 1870 में किया गया, एमजी रानाडे। और एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है जिनका नाम है जीवी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी। ये इनसे जुड़े हुए लोग थे क्योंकि इसमें अधिकांश सदस्य ब्राह्मण और वैश्य थे, इसलिए इस संस्था का जो है जुड़ाव किसान वर्ग और मजदूर वर्ग से नहीं हो सका था। ये कल हमने पढ़ा था। और उसके बारे में एक संस्था मद्रास महाजन सभा के बारे में हमने पढ़ा था। मद्रास महाजन सभा वो संस्था थी जिसका गठन 1884 में किया गया था। इसके संस्थापक सदस्यों में वीर राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम आनंद चार्लू जैसे लोग थे। ये मद्रास प्रेसिडेंसी में बनने वाली सभा थी या संस्था थी। इसके अलावा मैंने कहा था बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो संस्थाएं बनी उनको हमने पढ़ा। और उसके बाद एक ऐसी संस्था बनी जो ना तो किसी प्रेसिडेंसी में थी बल्कि विदेश में बनाई गई, उसका नाम था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, जिसका गठन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति थे जो भारत में वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में ये बुक लिखी गई। हम इस पर चर्चा करेंगे आगे भी। तो दोस्तों, ये था कल का वो रिवीजन जो हमने कल पढ़ा था। उसके बाद मैंने कांग्रेस की पृष्ठभूमि को देखा था। मैंने कहा कांग्रेस किस प्रकार अस्तित्व में आई। पहले कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, फिर वो बदल कर आईएनसी कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया दादा भाई नौरोजी के कहने पर। तो किस प्रकार आईएनयू आईएनसी के रूप में तब्दील हुई, इसका हमने सफ़र जाना था। फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं, 1883 में जो इटावा के रिटायर्ड कलेक्टर थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों के नाम एक पत्र जारी किया, एक पत्र लिखा और उसमें स्वतंत्रता के लिए कुछ काम करने की बात कही। तो कुछ समय के बाद जब ये पत्र कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि वाकई में एक ये बहुत ही तार्किक बात है और उन्हें कुछ समय बाद एक अखिल भारतीय संगठन की कमी महसूस होने लगी, क्योंकि जितने भी संस्थाएं संगठन है वो क्षेत्रीय राजनीति करते थे, संगठित राजनीति करते थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो अखिल भारतीय स्तर पर सब लोगों का प्रतिनिधित्व करे और उनके अधिकारों की मांग को लेकर सरकार से अपना पक्ष रखे। तो दोस्तों, मैंने कहा सबसे पहले उन्होंने पत्र लिखा। कलकत्ता स्नातक के जो अभ्यर्थी थे, जो विद्यार्थी, उनको प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद उन्हें अखिल भारतीय संगठन की कमी महसूस होने लगी। उसके बाद 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक सम्मेलन मद्रास में आयोजित किया गया, चूँकि इसका मुख्यालय अड्यार में बाद में बनाया गया, पहले न्यूयॉर्क में था। इससे एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी। जब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का सम्मेलन मद्रास में हुआ तो उसमें एनी बेसेंट, चूँकि थियोसॉफिकल से जुड़ी हुई नेता थी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, A.O. ह्यूम जैसे बड़े नेताओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय संस्था बनाने पर चर्चा हुई।
उसके बाद एक संस्था अस्तित्व में आई जिसे इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना गया। जब ये संस्था अस्तित्व में आई उसके बाद 1884 में ही ए.ओ. ह्यूम इंग्लैंड चले गए और उन्होंने वहाँ पर कुछ कुशल जो राजनीतिज्ञ थे उनसे चर्चा की। उन कुशल राजनीतिज्ञ में रिपन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी के अलावा एक व्यक्ति जॉन ब्राइट स्लैग, इन सारे व्यक्तियों से चर्चा की और अपने उद्देश्यों को बताया। दोस्तों डफरिन से भी ये मिले 1885 में। 1885 में जब ये डफरिन से मिले, 1885 में एक्चुअली में डफरिन से मिलने शिमला गए। शिमला में जब ये गए तो उन्होंने अपने उद्देश्य को बताया कि हम ये संस्था क्यों बनाना चाह रहे हैं। कहा ये क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सेफ्टी वाल्व का कार्य करेगी। भारत में क्रांतिकारी जितनी भी गतिविधियां होंगी उस असंतोष को रोकने के लिए कांग्रेस एक सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करेगी, जिससे ब्रिटिश सरकार को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो लॉर्ड डफरिन इस बात को लेकर मान गए और उन्होंने एक संस्था बनाने की अनुमति ए.ओ. ह्यूम को दे दी। उसके बाद 25 दिसंबर 1885 को एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया। इंडियन नेशनल यूनियन से इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जब कांग्रेस जो है वो इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी। आइए इसके बाद की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 25 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के कहने पर कर दिया गया। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ वो 28 से 31 दिसंबर 1885 को पूना में होने वाला था, परंतु पूना में उस दौरान प्लेग एक महामारी के रूप में फैली हुई थी और जिसके कारण पूना में सम्मेलन नहीं हो पाया और उसको शिफ्ट करना बम्बई में शिफ्ट करना पड़ा। उस समय बम्बई था, आज बॉम्बे कहते हैं, तब दोस्तों आज मुंबई कहते हैं, तब बम्बई हुआ करता था। और बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के भवन में पहला अधिवेशन आयोजित किया गया जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी बनाए गए। तो दोस्तों हम ये सम्मेलन पढ़ने से पहले कांग्रेस के कुछ जान लेते हैं। जब कांग्रेस संगठित एक संस्था के रूप में बन गई और उसके बारे में कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिए कि कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है। कांग्रेस के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा, कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, आइए दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का इतिहासकार नियुक्त किया गया। तो उन्होंने उस दौरान क्या कहा था, उन्होंने कहा था कांग्रेस की स्थापना के रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ है, अर्थात ये क्यों बनाई गई है इसका अभी उद्देश्य क्लियर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट दिया पट्टाभी सीतारमैया ने, इनको पी सीतारमैया के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। चूँकि जब कांग्रेस बनी तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो लाला लाजपत राय का मानना था कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये स्टेटमेंट दिया। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से दोस्तों, आप ध्यान रखिए इस बात का। फिर उसके बाद में लॉर्ड डफरिन ने इसके बारे में क्या कहा, 1885 में कांग्रेस बनाने की अनुमति दी। उसके बाद 1886 में गार्डन पार्टी दी इसके प्रतिनिधियों को। बाद में ब्रिटिश वायसराय और ब्रिटिश लोग इसके खिलाफ हो गए। तब डफरिन ने इसके बारे में क्या कहा, तब दोस्तों डफरिन ने इसके बारे में कहा कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है। कहा कि कांग्रेस एक बहुत छोटी पार्टी है, उसके बहुत कम प्रतिनिधि हैं, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा।
कांग्रेस के बारे में सबसे खराब स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड कर्जन, जिनके समय बंगाल विभाजन भी हुआ था, हम आगे पढ़ेंगे। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कांग्रेस अपने मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण अवसान का मतलब मरण होता है, अवसान में मदद कर सकूं। ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में एक स्टेटमेंट और है, बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। वही बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, वंदे मातरम सुजलम सुफलम शीतलम मलयज शीतलम। तो दोस्तों ये लिखा। इसके बाद कांग्रेस के बारे में अश्विनी कुमार दत्त ने एक स्टेटमेंट दिया का कांग्रेस सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। ये अश्विनी कुमार दत्त एक इतिहासकार हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक स्टेटमेंट और बहुत महत्वपूर्ण है बीजी तिलक का, जिन्होंने कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। अर्थात उनका मानना यह था कि कांग्रेस के सम्मेलन वर्ष में 1 से ज़्यादा बार आयोजित किए जाएं। तो दोस्तों ये थे कांग्रेस के बारे में दिए गए स्टेटमेंट। अब हम जानते हैं कांग्रेस के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए, उनके बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कोलकाता अधिवेशन। तो दोस्तों हम प्रथम अधिवेशन देखेंगे। पहला अधिवेशन जो हुआ, मैंने आपको बताया जैसा कि फर्स्ट जो अधिवेशन हुआ वो पूना में होना था, परंतु प्लेग फैलने के कारण कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। होना कहाँ था? होना था पूना में, परंतु प्लेग बीमारी फैलने के कारण ये यहाँ पर नहीं हो सका और इसको फिर शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया। तो जब मुंबई में हुआ तो 28 से 31 दिसंबर 1885 को हुआ। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ये बात आप लिख सकते हैं, लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था वायसराय। तो दोस्तों इसके समय हुआ और अध्यक्ष बनाए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये कभी पूछा नहीं गया कि 72 कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। एक बार फिर से देखते हैं। पूना में होना था, वायसराय लॉर्ड डफरिन था। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कांग्रेस किसके समय बनी, किस वायसराय के समय बनी? आंसर होगा लॉर्ड डफरिन के समय बनी। किसने बनाई? WC। किसने बनाई? A.O. ह्यूम ने बनाई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ वो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के भवन में आयोजित किया गया दोस्तों। तो ये था प्रथम अधिवेशन। यहाँ तक अंग्रेज भी बहुत खुश थे। द्वितीय अधिवेशन जो दोस्तों हुआ वो कोलकाता में। कहाँ हुआ? द्वितीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ 1886 में। अध्यक्ष बनाए गए दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए। डफरिन ने, चूँकि डफरिन उस समय कांग्रेस से पक्ष में था, डफरिन ने इसके प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी। इसमें 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 434। यहाँ लिया 72, यहाँ लिया 434 प्रतिनिधियों ने भाग। 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, मेंबर्स ने भाग लिया। लॉर्ड डफरिन ने इन सभी मेंबर्स को एक पार्टी दी, शानदार गार्डन में एक पार्टी दी जिसको गार्डन पार्टी के नाम से जाना गया। एक और निर्णय लिया गया कि A.O. ह्यूम होंगे जो उन्हें कांग्रेस का नियमित महासचिव नियुक्त कर दिया जाए। तो इनको कांग्रेस का नियमित महासचिव नियुक्त कर दिया गया। अब दोस्तों दादा भाई नौरोजी के बारे में हम थोड़ी बात और जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। हम सारी बातें यहीं बता देंगे। एक तो 86 में हमने आपको बता दिया। कहाँ बने? 86 में। 86 में बने कोलकाता में। फिर उसके बाद 93 में बने।
अच्छा 93 में क्यों बने? 93 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। कहाँ हुआ था दोस्तों? लाहौर में अधिवेशन हुआ था। यहाँ लिख भी देते हैं लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन में इसलिए इन्हें अध्यक्ष बना गया क्योंकि सेंट्रल फिशवरी, इंग्लैंड में एक स्थान है, एक जगह है सेंट्रल फिशवरी शहर है, उस क्षेत्र से दादा भाई नौरोजी कॉमन सभा के सदस्य चुने गए। तो इस खुशी में इनको 1893 में लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। फिर उसके बाद 1906 में, कब? 1906 में कोलकाता अधिवेशन के एक बार और अध्यक्ष बनाए गए। यहाँ अध्यक्ष बनाए जाने का मूल कारण था कि गर्मपंथी और नरमपंथियों में अध्यक्ष पद को लेकर बहुत मतभेद था। ये मतभेद 1907 के सूरत अधिवेशन में भी समाप्त नहीं हो सका। यहाँ दादा भाई नौरोजी को जब अध्यक्ष बना दिया गया तो ये अध्यक्ष पद का जो मामला था वो ठंडा पड़ गया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जो गर्मपंथियों और नरमपंथियों दोनों में समान रूप से लोकप्रिय थे, परंतु ये थे नरमपंथी, लेकिन गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों में समान रूप से लोकप्रिय थे। जब इनके नाम का ऐलान किया गया कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होंगे, तो दोस्तों दोनों गुट मान गए और उन्होंने ससम्मान दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसको हम कहते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत फेमस पुस्तक है। एक उन्होंने पत्र लिखा 1866 में, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, और इसी में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया पत्र में धन बहिर्गमन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन निकासी का सिद्धांत दिया। और धन निकासी का सिद्धांत था क्या कि एक बात में आप समझ लीजिए कि स्टेटमेंट में कि जो ब्रिटिश लोग हैं भारत से धन लूट कर ले जा रहे हैं, वही धन वापस भारत में आता है कर्ज के रूप में, जिससे भारतीयों को और जो है नुकसान होता है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो उस थ्योरी को लेकर इन्होंने इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया एक पत्र लिखा और उसमें ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ लिखा। तो दोस्तों ये था द्वितीय अधिवेशन और प्रथम और द्वितीय अधिवेशन। अब आइए दोस्तों जानते हैं तीसरा अधिवेशन, जिसको मद्रास अधिवेशन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में इलाहाबाद अधिवेशन आएगा। आइए अधिवेशन 2 और देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो अधिवेशन हुआ वो 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया, जिसमें तमिल भाषा में प्रथम बार भाषण दिया गया। ये प्रथम भारतीय भाषा तमिल थी जिसमें भाषण दिया गया। दोस्तों डफरिन और ब्रिटिश के अन्य लोग और अन्य ब्रिटिश लोग कांग्रेस के खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा हुजूम देखा। 3000 प्रतिनिधियों ने एक साथ भाग लिया। इससे पहले दोस्तों आपने देखा था द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता अधिवेशन, उसमें सिर्फ 434 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। पहले में सिर्फ 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तीसरे में 3000 लोगों की भारी भरकम भीड़ देखकर कांग्रेस और डफरिन कांग्रेस के खिलाफ हो गए। दोस्तों तो ये था तीसरा अधिवेशन। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अभी आपने देखा पहले में WC बनर्जी अध्यक्ष, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं चौथा। दोस्तों देखते हैं चौथा अधिवेशन दोस्तों जो हुआ वो इलाहाबाद अधिवेशन, सॉरी यहाँ 1888 होना चाहिए, भाई मिस्टेक लिख गया है। ये 1888 में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ये प्रथम यूरोपीय और अंग्रेज अध्यक्ष थे। दोस्तों कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन होना था, परंतु अंग्रेज़ों ने एक अलग चाल चल ली। अंग्रेज़ों ने कांग्रेस विरोधी एक दल तैयार किया जिसमें सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा बनारस नरेश शिव प्रसाद सितारे हिंद भी सम्मिलित थे।
कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में ना होने पाए, इसके लिए अंग्रेज़ों ने बहुत कस लगाई, परंतु दरभंगा नरेश शिशिर कुमार चौबे ने एक कॉलोनी जिसको लॉथर कौशल कॉलोनी बोला जाता है उसको किराए पर लेकर कांग्रेस का अधिवेशन पूर्ण करवाया दोस्तों। तो इस प्रकार कांग्रेस का अधिवेशन हो सका। तो इस प्रकार आपने देखा कांग्रेस के 4 अधिवेशन। दोस्तों आपको लग रहा होगा हम सारे अधिवेशन पढ़ा रहे हैं, चूँकि ये चारों इंपॉर्टेंट थे इसलिए पढ़ाए हैं। अब हम कुछ अधिवेशन छोड़ेंगे। दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं मद्रास अधिवेशन। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, तमिल भाषा में प्रथम भाषण दिया गया, कांग्रेस और अन्य ब्रिटिश लोग इसके खिलाफ हो गए। फिर चौथा अधिवेशन इलाहाबाद अधिवेशन था। कांग्रेस का अधिवेशन ना होने पाए इसलिए इसका विरोधी दल तैयार किया जिसमें बनारस नरेश शिव प्रसाद सितारे हिंद और सैयद अहमद खां मुख्य व्यक्ति थे। लेकिन दरभंगा नरेश शिशिर कुमार चौबे ने एक कॉलोनी है जिसको हम बोलते हैं लोथर कौशल कॉलोनी, इसको दरभंगा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। लोथर कौशल कॉलोनी इसको किराए पर लिया और कांग्रेस का अधिवेशन करवाया। आज की डेट में ये कॉलोनी जो है लोथर कौशल कॉलोनी दरभंगा कॉलोनी के नाम से फेमस है इलाहाबाद में। तो दोस्तों इस प्रकार ये सम्मेलन समाप्त हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये चूँकि प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके अलावा और कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्हें जो यूरोपीय थे और कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इनके बाद जो बनाए गए जॉर्ज यूले के बाद, जॉर्ज यूले तो पहले थे, दूसरे थे विवियन वेडरबर्न, ये मुंबई अधिवेशन 1889 के अध्यक्ष चुने गए। फिर अल्फ्रेड बेब मद्रास अधिवेशन 1894 के अध्यक्ष चुने गए। फिर उसके बाद हेनरी कॉटन मुंबई अधिवेशन 1904 के अध्यक्ष चुने गए। फिर उसके बाद फिर से एक बार विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष चुने गए इलाहाबाद अधिवेशन 1910 के। फिर उसके बाद एनी बेसेंट, ये बहुत फेमस है, ये पहली महिला अध्यक्ष भी थी, 1917 में चुनी गई। पहली महिला अध्यक्ष, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की चुनी गई तो 1925 कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष चुनी गई थी सरोजिनी नायडू। उससे पहले अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट चुनी गई। उसके अलावा एक बार नलिनी सेन गुप्ता, ये भी यूरोपीय थी, ये 1933 के अध्यक्ष चुनी गई। तो दोस्तों 3 मुख्य रूप से महिलाएं इसमें अध्यक्ष चुनी गई थी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। तो दोस्तों ये हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि कौन कौन से और व्यक्ति जॉर्ज यूले के अलावा जो यूरोपीय थे जिन्हें अध्यक्ष चुना गया। इसके आगे की क्लास को हम कल से कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों हम आपको संपूर्ण हिस्ट्री की क्लास पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तब मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके।